लीजिएगा उसको। ओके, हाँ फिर से शुरू करते हैं दोस्तों। S1 का पहला जो पार्ट था वो आपने बहुत अच्छे से देख लिया। अब सेकंड पार्ट में हम फिर से इसका हम देखते हैं कि और कुछ मेडिसिनल प्रॉपर्टी देखते हैं, और साथ साथ बहुत सारी हमने देख ली थी वैसे। इसके साथ साथ हम कुछ डायल्यूशंस भी इसके समझने की कोशिश करेंगे। थोड़ा फास्ट चलेंगे तभी शायद आज हो पाएगा, अदरवाइज फिर एक दिन लेट हो जाएंगे हम। तो आज थोड़ा फास्ट रहेगा, आप लोग भी है ना, फ्री होके बैठिएगा। इसका फुल फॉर्म आप बहुत अच्छे जानते हैं। नेचर काफी हॉट होता है क्योंकि एरिया कुछ इस तरीके से होता है जहाँ पे काफी गर्माहट होती है और गर्म नेचर पाया जाता है। वो ऐसे एरिया में प्राइमरी वर्क करते देखी गई है। ये रिलेशन बॉडी से है इसका। इन्वायरमेंटल फैक्टर यहाँ साबित के रूप में हम लेकर नहीं चल रहे हैं, ये इसका मेडिसिन का नेचर है। ठीक है, दूसरी तरफ प्राइमरी जो एरिया होता है वो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, इसके अलावा लिम्फ होता है, और तीसरा जो होता है मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म एक प्रक्रिया होती है बॉडी में जिसके माध्यम से जब भोजन जब पचेगा, जब टूटता फूटता रहता है, तो निश्चित रूप से उससे कई प्रकार के जो एलिमेंट्स निकलते हैं, जिसके माध्यम से एक और चीज निकलती है जो जब डिस्ट्रीब्यूट होता है तो एटीपीज के रूप में जब आखिरी में जब मिलता है, वो आगे चल के फिर वो मेटाबॉलिक कंप्लीट करने, फिर एनर्जी में, फिर वो डायरेक्ट ब्लड में मिलाता है, फिर वो वेस्ट बाहर निकालता है। ये पूरा पूरा प्रक्रिया जो रहती है, इससे बहुत सारे वेस्ट मटेरियल भी बनते हैं, बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स भी निकलते हैं। इस सारा एरिया जो रहता है वो मेटाबॉलिक कहलाता है। दूसरी तरफ क्या होता है कि ये तो हम समझ सकते हैं कि भाई मेटाबॉलिक किसी विशेष चीज का हुआ, लेकिन हम मेटाबॉलिक को सिर्फ मॉडर्न मेडिसिन के हिसाब से अगर देखेंगे तो बहुत सीमित एरिया है। हालांकि जटिल प्रक्रिया होती है बॉडी के लिए, लेकिन फिर भी एक सीमित एरिया तक हम इसको रख देंगे। आप बड़े गौर से सोचिए, हर एक चीज का आज बॉडी में मेटाबॉलिक हो रहा है, हर एक चीज का बॉडी में मंथन हो रहा है। आप क्या सोच रहे हैं? आप सामने वाले को देख करके आपके मन में अगर मान लीजिए कुछ भी छवि बन रही है, तो निश्चित रूप से आपका जो सेंस ऑर्गन है वो किसी भी जब उसके बॉडी को लेता है, उसके चेहरे को लेता है किसी व्यक्ति का, तो आपके बॉडी ने जो भी उसका निष्कर्ष निकाला, कंक्लूजन निकाला, वास्तव में उस चीज का मेटाबॉलिक ही किया है। हर एक चीज का अपना एक पर्सनल विजन होता है, जो सोच समझ करके कुछ और जो विजन निकालता है, वो कहीं ना कहीं हर एक चीज का मेटाबॉलिक होता है। आप क्या सोच रहे हैं, आप क्या खाना पसंद कर रहे हैं, क्यों पसंद कर रहे हैं, आप हर एक चीज को एक्सप्लेन कर सकते हैं। इसका कोई आगे चल के पता चलता है कि नहीं, इसमें कोई खास बात रही होगी शायद। तो ये सारी चीज सामने आती है, तो ये बॉडी के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, और ये S1 के घेरे में आता है। ये प्राइमरी मेटाबॉलिक जो रहता है, ये कंप्लीट प्राइमरी मेटाबॉलिक को कवर करने वाली मेडिसिन होती है। और सेकेंडरी मेटाबॉलिक के लिए या इसके अलावा जो सेकंड पार्ट होता है वो S10 कवर करती है। तो फिलहाल हम S1 को देख रहे हैं। तो ये मेनली जो ऑर्गन होते हैं इस तरीके से देखे जाते हैं। इसके अलावा प्राइमरी एरिया के रूप में आप इसका ग्लैंडुलर ग्लैंड्स जो होती है, स्पेशली लगभग ग्लैंड्स में नॉर्मली डाइजेस्टिव ग्लैंड्स तो अपने आप ही आ जाती है, यहाँ से आप देख रहे हैं। इसके अलावा दूसरी जो ग्लैंड्स होती है बॉडी में, चाहे छोटी ग्लैंड्स हो चाहे बड़ी ग्लैंड्स हो, इंडोक्राइन वगैरह सारे के सारे मटेरियल इसमें आ जाते हैं। तो ये स्पेशली ग्लैंडुलर वाला एरिया है। आप समझ सकते हैं ग्लैंड से निकलने वाला सीक्रेशन कभी भी कूलिंग नेचर से नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि वो बॉडी में चेंज लाने की ताकत रखता है, तो कैसे कूलिंग नेचर का होगा, ये सोचने वाली बात होती है। तो यहां से हम देखते हैं कि ये प्राइमरी इसका एरिया है जहां से इसका वर्किंग एरिया शुरू होता है। कभी कभी ये मेडिसिन क्या होती है कि ये डायरेक्ट D4 D3 में काम करती है, कभी कभी इस एरिया, हालांकि एरिया वही है। कभी अगर मान लीजिए D4 D3 तक आप स्पेशली बना के देते हैं तो इस एरिया में जाती जरूर है, लेकिन सुपरफिशियल तक जाती है, उसको स्टिमुलेट करके गर्मी लाएगी, रस निकालने में सहायक करेगी, पचाने भोजन पाचन में सहयोग करेगी, रस मुंह में जो सलाइवा है वो बढ़ाएगी। तो कुल मिला के ये बॉडी में गर्मी ला के उत्तेजना जगाने के लिए ये काफी अच्छी मेडिसिन मानी जाती है। और इसलिए कहा जाता है जब भी कभी कोई अनकॉन्शियस होती है, अनकॉन्शियस की बहुत सारी डेफिनेशन आती है, सॉरी अनकॉन्शियस की बहुत सारी डेफिनेशन आती है। लगभग सारे के सारे डेफिनेशन में S1 अपने आप में एकदम परफेक्ट रेमेडी साबित होती है। तो बहुत जगह ऐसी देखने को मिलता है जब S1 के साथ आप RE का प्रयोग करते हैं, S1 के साथ WE का प्रयोग करते हैं, S1 के साथ आप YE का प्रयोग करते हैं, ऐसे बहुत जगह देखा जाता है। तो कहने का मतलब क्या है कि ये मेडिसिन इस तरीके से यूज करते देखी जाती है। तो ये इसका, और ये शायद हो सकता है कि बहुत सारी बच्चों की यूनिवर्सल रेमेडी है, लगभग सभी जगह वर्क करती है। इसलिए कहा जाता है
कि अगर हम इसका मेन मेन एरिया मैंने आपको बताया है, हालांकि बहुत सारे एरिया हैं जो आप आगे चल के देखेंगे, और चूंकि ये क्लास सिर्फ सेकंड क्लास सिर्फ यहाँ तक सीमित नहीं रहेगी, आगे आप लोग का डिस्कस बना रहेगा, आगे इसके आंसर मिलते रहेंगे, ठीक है नहीं। अब आता है प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टी बहुत सारी हमने देख लिया था इसको, मेडिसिनल प्रॉपर्टी। मेडिसिनल प्रॉपर्टीज, मेडिसिनल प्रॉपर्टीज मतलब इसके जो गुण होते हैं उससे रिलेटेड, ये इंडिकेशंस नहीं है। कई बार होता है कि इंडिकेशन और प्रॉपर्टी एक जैसी लगती है, बट ये गुण है, उसका नेचर के साथ मिलता है और किस एरिया पे विशेष गुण दर्शाती है, ये उससे रिलेटेड है। कई बार आपने देखा होगा कि ये छोटी छोटी चीज को एक्सप्लेन करते, जब कोई सामने वाला नहीं कर पाता है तो हम मेडिसिन की गलत डेफिनेशन समझ लेते हैं। प्रॉपर्टी में और उसके इंडिकेशन में, उसके नेचर में, प्राइमरी नेचर में, और लोकल लोकल जो एरिया होता है जिसको हम प्राइमरी एरिया के बारे में डिफाइन कर रहे थे, उस एरिया में बहुत सारे अंतर पाए जाते हैं। तो ये है, ये इसकी मेडिसिनल प्रॉपर्टी है। आप समझ सकते हैं, इसकी जब डेफिनेशन आप देखेंगे समझ में आ जाएगा, आप लोग नए कैरेक्टर यहाँ पे नहीं। तो प्रॉपर्टी में हमने बहुत सारी चीज देखा, जैसे यूनिवर्सल रेमेडी है, यूनिवर्सल नेचर पाया जाता है ना, है ना। इसी प्रकार से इसमें डाइजेस्टिव नेचर पाया जाता है, डाइजेस्टिव नेचर पाया जाता है। इसी प्रकार से ग्लैंडुलर, ये सारे के सारे ये इसकी प्रॉपर्टीज है। लोकल मतलब कहाँ से अपना वर्क शुरू कर रही है, और बहुत सारे एरिया है, लगभग लगभग बहुत सारे एरिया आते हैं। दूसरा क्या होता है, मेटाबॉलिज्म को स्टिमुलेट करके वो बढ़ावा देती है। इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में आप देखेंगे कि यह मेटाबॉलिक यहाँ से शुरू होता है। बहुत सारी ऐसी मेडिसिन हैं जो मेटाबॉलिक में कहीं ना कहीं डायरेक्ट या इनडायरेक्टली वो अपना रोल निभाती हैं, लेकिन अगर मान लो हम ये कि मेटाबॉलिक अगर होगा मान लीजिए, तो ये एक प्रकार का मेटाबॉलिज्म के लिए प्लेटफॉर्म तैयार करने वाली मेडिसिन होती है कि नहीं है। मेटाबॉलिक एक बहुत अच्छा नेचर पाया जाता है, जो आज ये नेचर आज कई पैथियों की मेडिसिन में देखने को नहीं मिल रहा है। और ये मेडिसिन, ये प्रॉपर्टी, मेडिसिनल प्रॉपर्टी आज इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की मेडिसिन में आज देखने को मिल रही है। ये काफी बड़ी बात है। आप लोग इस चीज को समझेंगे कि भाई ये कैसे हो रहा है, और ऐसी ऐसी प्रॉपर्टीज जो सामने आ रही है जो अदर पैथी में देखने को नहीं मिल रही है। भोजन का पचना, पचाना, ये किसी भी मेडिसिन के माध्यम से संभव हो सकता है, बट उसमें स्मॉल इंटेस्टाइन का सही तरीके से रोल निभा पाना, वो मेडिसिन के माध्यम से ऐसा बहुत कम पैथियों की मेडिसिन में देखा जाता है। तो कहने का मतलब क्या है कि मेटाबॉलिक एक प्रक्रिया है जो बॉडी द्वारा की जाती है। स्टार्टिंग से उसको उसके द्वारा न्यूट्रिएंट्स अगर हम निकाल के देंगे तो निश्चित रूप से वो बॉडी के लिए हार्मफुल साबित होते हैं। इसलिए कहा जाता है कि विटामिन अगर आप ले रहे हैं या मिनरल ले रहे हैं या प्रोटीन ले रहे हैं और ज्यादा मात्रा में आप लेंगे तो निश्चित रूप से हार्मफुल होंगे। क्यों? क्योंकि बॉडी में जितनी चाहिए उतना ही दीजिए, और ये भी हमको समझना पड़ेगा कि कितना देना है, क्यों देना है, क्या वाकई उसकी जरूरत है कि नहीं है। तो ऐसे में जहां से उसका वर्किंग एरिया शुरू होता है वो एरिया तो पूरी तरह लूज हो जाएगा, है कि नहीं है। इसका मतलब जो डायरेक्ट सेकेंडरी पार्ट में हमको मिलना चाहिए था, बॉडी में बनाना चाहिए था, बॉडी के फंक्शन के द्वारा उसको सही करना चाहिए था, वो फंक्शन तो पूरी तरह लैप्स हो जाएगा। क्योंकि बाहर से जब खाना आना शुरू हो जाएगा, आपने देखा होगा जब होटल से भोजन आना शुरू हो जाता है तो क्या उस दिन आपके घर में भोजन बनता है? क्या नहीं बनता। आप मंगवा के देख लीजिए कभी कि होटल से भी भोजन मंगवा लिए और घर में भी भोजन बना लिए। नो, ऐसा संभव ही नहीं है। तो ये वही सवाल होता है कि जो इस माध्यम से न्यूट्रिएंट्स के माध्यम से बॉडी में मिलना चाहिए था, वहां टूटना फूटना के फिर वो इस तरीके से उसका मेटाबॉलिक होना चाहिए था, उसके बाद जो न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं वो रियल न्यूट्रिएंट्स माने जाते हैं। और वही ओरिजिनल, वही वो बॉडी में बॉडी बॉडी को चलाने के लिए, एनर्जी देने के लिए और वाकई दूसरी जो फंक्शन करने के लिए, वो रेगुलेट बॉडी को रेगुलेट करने में सहायक होते हैं। लेकिन इस प्रकार के जो सेकेंडरी पार्ट को हम डायरेक्ट ले रहे हैं आज, वो बॉडी के लिए हार्मफुल साबित होते हैं। और इसलिए कहा जाता है कि इनको उतना ही लीजिए, एक ड्यूरेशन के बाद लीजिए, और एक अच्छे प्रैक्टिशनर के अंडर में लीजिए। डायरेक्ट लिखा जाता है एज डायरेक्शन बाय द फिजिशियन, इस प्रकार का एक छोटा सा टैग लिखा रहता है उसमें।
है कि नहीं, फिजिशियन के अनुमति से के अनुसार लीजिए, परामर्श के हिसाब से लीजिए, इस तरीके से लिखा जाता है। तो ये मैटर सामने आता है। तो ये मेटाबॉलिक वाला सिस्टम ये देखने को मिलता है। माउथ से इसका काम शुरू होता है। माउथ में जो सलाइवा जो निकलती है, सलाइवा के प्रोडक्शन में इसका बहुत अच्छा रोल देखने को मिलता है ना। सलाइवा के प्रोडक्शन में बहुत अच्छा रोल देखने को मिलता है। दूसरा, सलाइवा लिम्फ का ही एक पार्ट होती है। अगर सही तरीके से देखें तो सलाइवा लिम्फ का ही पार्ट होती है, बट इसमें एंटी बैक्टीरियल, एंटी इंफ्लामेटरी जैसे गुण बहुत ही ज्यादा अच्छे तरीके से पाए जाते हैं, और कूलिंग नेचर वाला होता है। हालांकि नेचर सही तरीके से देखा जाए तो हल्का सा हीटेड होता है इसका नेचर भी, और बॉडी में जाकर के इसका बहुत बड़ा रोल होता है। तो ये सलाइवरी ग्लैंड से निकलने वाला एक प्रोडक्ट है, लिक्विड प्रोडक्ट सलाइवा के रूप में। तो S1 इसके बेस पे काम करे, क्योंकि ग्लैंडुलर नेचर यहाँ डायरेक्ट इसको सपोर्ट कर रहा है निकालने के लिए। तो इसके माध्यम से आपको बहुत अच्छे से मालूम होता है कि जब आप भोजन लेते हैं तो इसी के माध्यम से वो बॉडी में वो अंदर लेने लायक माहौल बनाता है, और इसके माध्यम से जब बॉडी में जाता है तो उसको आसानी से स्टमक जो रहता है वो लेने लगता है, और किसी प्रकार की कोई समस्या भी नहीं आती, और बहुत सारी गुण इसमें पाए जाते हैं, है कि नहीं है। और ये इसी के माध्यम से माउथ में होने वाली बहुत सारे रोग नहीं होते हैं। लाइफ टाइम एक ही माउथ के साथ आप ओपन ओपन जो माउथ रहता है, बार बार खोल रहे हैं, बंद कर रहे हैं, जो कीटाणुओं के डायरेक्ट कांटेक्ट में आ रहा है, आपके माउथ में क्यों परेशानी नहीं हो रही है। ये वही चीज है, अगर जिसका माउथ ड्राई हो रहा है निश्चित रूप से कोई समस्या आ सकती है, लेकिन इसी के कारण क्या होता है, माउथ तरल बने रहता है, सॉफ्ट बने रहता है, स्ट्रेचेबल पाया जाता है, लिए मुंह खोलना बंद करना आसान हो जाता है। ऐसी बहुत सारी चीज देखने को मिलता है, मसल को स्मूथ रखता है, बहुत सारी चीजें। तो एनाटॉमी फिजियोलॉजी की बात है, तो इसके प्रोडक्शन में बहुत बड़ा रोल निभाता है। दूसरा, प्यूरीफायर में, प्यूरीफायर जो होता है, एक रोग होता है इससे रिलेटेड, सेलिसाइटिस। सेलिलाइटिस ऐसी कुछ रोग होता है जिसको बोलते हैं सलेवरी ग्लैंड्स का इन्फ्लामेशन हो जाना, इन्फ्लामेटरी कंडीशन इन सलेवरी ग्लैंड्स। तो ऐसे समय में S1 जैसी रेमेडी, S2 जैसी रेमेडी, क्योंकि S2 प्राइमरी मेडिसिन मानी जाती है उसमें, और ये कॉमन ग्लैंडुलर मेडिसिन मानी जाती है, ये प्रोडक्शन पे ज्यादा ध्यान देती है, जबकि S2 जो रहती है वो उसके स्ट्रक्चर में भी जाती है। ये दो अलग अलग इसमें अंतर रहते हैं। तो इसमें देखने को मिलता है कि इस यहाँ से दूसरे दूसरे रोगों पर ये जाने लगती है, ये भी समझ में आता है। दूसरी बात, प्लेटफॉर्म के रूप में जब मेटाबॉलिक तैयार करती है तो स्टमक, आप देखेंगे कि डाइजेस्टिव सिस्टम में आप जितनी भी ग्लैंड्स, जितने भी ऑर्गन आप आ रहे हैं, आप ऊपर से लेकर माउथ से लेकर शुरू कीजिए एनस तक, बहुत सारे ऑर्गन देखने को मिलेंगे। कुछ इंडोक्राइन सपोर्टर जैसे इंडोक्राइन ग्लैंड्स देखने को मिलेगी, जैसे कि पैंक्रियाज जैसी है। कुछ ऐसी ग्लैंड देखने को मिलेगी जो बहुत ज्यादा सेंसिटिव होती है, ऐसी देखने को मिलेगी। कुछ ऐसी ग्लैंड देखने को मिलेगी जिसमें एनर्जी कलेक्शन होता है, जैसे कि लीवर जैसी। ये पूरे ऊपर से लेकर नीचे तक जितनी ग्लैंड्स होती है, जितने सिस्टम होते हैं, पाइपलाइन वाला एरिया हो गया, कैपिलरी वाला एरिया हो गया, वहां पे आपको वेस्ट वाला एरिया हो गया, अंदर पाई जाने वाली वेनस सिस्टम हो गया, आप देख लीजिए कहीं भी सारे के सारे एरिया में एस्ट्रोथ्रोसो-1 जो रहती है वो कॉमन रोल निभाती है, कहीं किसी से भेदभाव नहीं, कॉमन रोल निभाती है। लेकिन इसका एक बैरियर होता है, हर एक चीज की एक हद होती है, हर एक चीज का एक क्रिया होता है। ऐसा नहीं है कि यूनिवर्सल लिख आप उठा करके आंख बंद करके मार दी कहीं भी, ऐसा नहीं होता है। हर एक चीज का एक निश्चित क्राइटेरिया होता है। अगर ऐसा नहीं होता तो आगे मेडिसिन क्यों हमारे काम आ रही, क्यों बनी भी, ये वही चीज सामने आती है। इसको भी हम देखेंगे आगे चल के, इसके आगे मेडिसिन प्रॉपर्टी आप देखिए। इसके अलावा नर्वाइन जो गुण होता है इसमें बहुत अच्छे से पाया जाता है। नर्वाइन, नर्वाइन की डेफिनेशन कई लोग क्या करते हैं, नर्व से रिलेटेड बोलते हैं, कई लोग बोलते हैं कि नसों से लेके चलते हैं, है कि नहीं है। और नर्व, नस, देखिए बोलने बोलने में फर्क होता है कि नर्वाइन का मतलब ये होता है कि आप अगर मान लीजिए बोलेंगे कि भाई ये नर्वाइन है, तो इसका वास्तविक जो अर्थ होता है, वात जो होता है ना, जिसको रूमेटिज्म के नाम से भी आप जानते हैं, वास्तव में ये एंटी रूमेटिक का ही एक प्राइमरी ओरिजिनल जो नेम होता है नर्वाइन। तो जितनी भी जो वात नाड़ियां जो होती है, आप समझ रहे हैं ना, ये उससे रिलेटेड है। और किसी भी प्रकार के ब्रेन से रिलेटेड जितने नर्व होती है, जो सेंसेशन भेज रही होती है, या वेस्ट बाहर निकाल रही होती है, या संवेदना आप ग्रहण कर रही होती है, ये सारे के सारे नसों के माध्यम से आप देख रहे होंगे, ब्रेन के माध्यम से हो रहा होता है। ये सारी के सारे एरिया में
नरवायन के रूप में इसका जो नेचर सामने आता है। और आयुर्वेद में एक प्रकृति पाई जाती है वात के नाम से, है कि नहीं। उस पूरे अगर आयुर्वेद को हम देखें तो पूरे वात पे इसका वर्क देखने को मिलेगा। आप बहुत अच्छे से समझ सकते हैं इस चीज को। इसके रूप में आप क्या देखेंगे कि भाई जो मसल्स में कलेक्शन होने वाले जितने भी जो वेस्ट मटेरियल हैं, जितने भी जो अलग अलग पानी है, और जितने भी जो आउटपुट वाले एरिया जो ये जितने भी जो बाहर बन रहे हैं, जैसे कि मसल्स में आप देख रहे हैं कि भाई आप लैक्टिक एसिड वगैरह भी सब सारी चीज बन रही है। तो ये सारे एरिया पे क्या कर रही है, ये बहुत अच्छे से वर्क कर रही है कि नहीं। आप इसके अलावा भी बहुत सारे, जैसे कि नसों में पाए जाने वाले रोग हो गए, जोड़ों में पाए जाने वाले रोग हो गए, ये सारे के सारे कहीं ना कहीं सेकेंडरी मेटाबॉलिक से रिलेटेड भी हो सकते हैं, प्राइमरी मेटाबॉलिक से रिलेटेड भी हो सकते हैं, लेकिन ज्यादातर सेकेंडरी मेटाबॉलिक से रिलेटेड होते हैं। तो ये इस तरीके से वर्क करते देखी जाती है, ये बहुत अच्छा गुण पाया जाता है। ब्रेन पे ब्रेन पे इसका असर बहुत अच्छा देखने को मिलता है कि नहीं। ब्रेन के दो अलग अलग पार्ट्स होते हैं, है कि नहीं है। दोनों ही पार्ट्स में इसका जो असर होता है बहुत अच्छा से देखने को मिलता है। दूसरी तरफ क्या होता है, मेटाबॉलिक के कारण, सॉरी, मेटाबॉलिक के कारण जब ये सलाइव, जब माउथ में मेडिसिन ली जाती है ग्लोबुल फॉर्म में या ड्रॉप में, जैसे भी ज्यादातर इसको मेटाबॉलिक तैयार करने के लिए ग्लोबुल फॉर्म में दिया जाता है। तो D4 या D3 की जब ग्लोबुल दी जाती है तो वो क्या होता है, जैसी माउथ में मिलती है तो सलाइवा प्रोडक्शन अपने आप होने लगता है। क्यों? क्योंकि ग्लोबुल फॉर्म में दिया है तो बहुत तेजी से होने लगता है, नेचर पाया जाता है। तो इसके क्या होता है, जैसे ही इस मेडिसिन का बॉडी में जाने लगती है तो इससे रिलेटेड जितने भी ऑर्गन है, यूनिवर्सल से रिलेटेड, अभी तक तो शांत पड़ा हुआ था, लेकिन जैसे ही ये डाइजेस्टिव सिस्टम के कनेक्ट में आता है तो इससे रिलेटेड जितने भी ग्लैंड्स, जितने भी जो ऑर्गन होते हैं, लिम्फेटिक चैनल डायरेक्ट अटैच में आता है। इसके अलावा लिम्फेटिक ग्लैंड अटैच में आती है, वो सारा सारा एक्टिव होने लगता है, क्योंकि गर्म रेमेडी होती है, फास्ट वर्किंग होने लगता है, रस ज्यादा निकलने लगता है, गैस्ट्रिक जूस जिसको आप बोलते हैं वो तेजी से निकलने लगता है। तो इस माध्यम से जो डाइजेस्टिव सिस्टम में मेन रोल निभाता है। अब आप देख रहे हैं कि भाई स्टमक में जो है खाना सबसे पहले जाएगा, स्टमक में जाके काफी समय तक रुकेगा, 1 डेढ़ 2 घंटे रुकेगा खाना। तो आप क्या देख रहे हैं कि खाना आसानी से पचने में काफी हेल्प मिल रही है। क्यों मिल रही है? मेडिसिन वहां जा रही है, जूसेस अच्छे से निकल रहा है, अच्छे से आगे सप्लाई करने में, आगे वर्किंग एरिया जो रहता है काफी अच्छे से रोल निभा रहा है। तो इस तरीके से जो मेडिसिन रहती है उस सलाइवा के माध्यम से वो काफी अच्छे से वो डिस्ट्रीब्यूट होने लगती है मेडिसिन। तो ये देखा गया है कि आप जब तक आपका नर्वस सिस्टम इसमें सपोर्ट नहीं करेगा तब तक डाइजेशन भी कंप्लीट नहीं होगा। ये प्राइमरी डाइजेशन या प्राइमरी मेटाबॉलिक हम कहें कि भाई पेट में खाना तक जा रहा है, वहां तक समझ में आ गया, गैस्ट्रिक तक सबको समझ में आ गया। लेकिन इसके आप आगे की तरफ अगर आप देखेंगे तो आप एक चीज पाएंगे कि जब तक नर्वस सिस्टम इसमें इन्वॉल्व नहीं होगा तब तक डाइजेशन कंप्लीट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जब तक वो वहां से मैसेज नहीं करेगा तब तक मोशन भी क्लियर नहीं होगा, है कि नहीं है। ये भी बहुत अच्छे से जानते हैं आप लोग। तो ये एक पार्ट यहाँ से शुरू हो रहा है, और सेकेंडरी पार्ट हमको प्राइमरी नर्वाइन जैसे एस्टेन जैसी रेमेडी, स्लास जैसी रेमेडी जो है उसको सिलेक्शन करना पड़ता है, तब जाके ये जो डाइजेस्टिव सिस्टम रेगुलेट होता है बॉडी का। और पूरे पोषण जो बॉडी को मिल रहा है इसी माध्यम से मिल रहा है। तो ये मेडिसिन क्या करती है, इस माध्यम से पूरे बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट होने लगती है। लेकिन इसमें बहुत सारे ऐसे गुण पाए जाते हैं, जैसे कि मसल्स के स्ट्रेस को दूर करना, स्ट्रेस को बहुत अच्छे से दूर करती है। स्ट्रेस को बहुत अच्छे से दूर करती है। अब स्ट्रेस 2 3 तरीके के होते हैं, आजकल बहुत सारे तरीके से हो रहे हैं। मैं स्ट्रेस में आ गया, ये भी एक डायलॉग है कि नहीं। ये बात है, मैंने किसी को देखा वो स्ट्रेस में था। ये स्ट्रेस की डेफिनेशन क्या है, हर एक व्यक्ति का अपना अपना स्ट्रेस की डेफिनेशन लेके चल रहा है। बट ये बॉडी के सिस्टम से रिलेटेड या ऑर्गन से रिलेटेड हम स्ट्रेस को लेके चल रहे हैं। जैसे कि किसी अंग का कड़क हो जाना, आपने देखा होगा स्मॉल इंटेस्टाइन का, है कि नहीं। इसके अलावा आपने बहुत सारी जगह देखा होगा कि ये जो RIF जैसी समस्या सामने आती तब भी आपने देखा होगा। इसके अलावा जो क्या बोलते हैं उसको, कोलाइटिस जैसी समस्या में भी आपने देखा होगा, है कि नहीं है। इसके अलावा डिसेंट्री जैसी समस्या में भी आपने देखा होगा, है ना। इसके अलावा भी बहुत सारी समस्या में आपने देखा होगा। तो ये स्ट्रेस से रिलेटेड ये प्राइमरी एरिया है।
लेकिन जैसे ही आप नर्वाइन नेगेटिव आप इसको करेंगे तो एरिया वही रहता है, मतलब एरिया इसी का रहेगा जो इसका जो मेर्शल प्रॉपर्टी शो करती है। जब ये नर्वाइन की तरफ जाएगी तो ये आप क्या देखेंगे कि जो ह्यूमन जो बिहेवियर जो होते हैं उसके कारण भी एक स्ट्रेस कई तरीके के देखने को मिलते हैं, है कि नहीं है। इसको कॉमन भाषा में अगर हम इस तरीके से देखें तो टेंशन के साथ हम कंपेयर कर सकते हैं। स्ट्रेस एक प्रकार का तनाव हो सकता है, तो तनाव कई प्रकार के हो सकते हैं। तो एक एरिया मानसिक तनाव से भी आता है, मस्कुलर स्ट्रेस से भी आता है, इंटेस्टाइन से रिलेटेड हो सकता है कि नहीं है। ऐसे बहुत सारे एरिया, लगभग लगभग सभी एरिया में S1 कॉमनली रोल निभाती है, तो काफी बड़ा एरिया है इसका। दूसरी तरफ आप देखेंगे, इसको मिटा देता हूं, है कि नहीं। इसके अलावा एंटी रूमेटिक, जो लहर के साथ होने वाले रोग या वात से रिलेटेड होने वाले रोगों में कॉम्प्लिकेशन, एक कॉम्प्लिकेशन के रूप में हम लेते हैं कि ऐसे रोगों में ये बहुत अच्छी वर्क करती है। इसके अलावा इसके अलावा एंटी इपिलिप्टिक बहुत ही मायने रखती है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सदी हुई रेमेडी होती है और बहुत ही यूजफुल रेमेडी होती है। एंटी इपिलिप्टिक ये वही स्ट्रेस का ही एक कहीं ना कहीं इसमें आप सिम्टम देखने को मिलेगा, इसलिए एंटी इपिलिप्टिक जैसे गुण पाए जाते हैं। और एंटी इपिलिप्टिक में कहीं ना कहीं ऐसे बहुत सारे मैटर सामने आते हैं जिसका बॉडी जो रहती है वो कर रही होती है, क्या बोलते हैं उसको, विरोध कर रही होती है। कई बार आपने देखा होगा ये जितने भी जो रोल नहीं होता, हालांकि मेडिकल साइंस इसको प्रूव नहीं कर पा रहा है, हम भी इसको प्रूव नहीं कर पा रहे हैं, इतने पढ़े लिखे नहीं है हम लोग भी, लेकिन फिर भी एक चीज देखने को मिलती है, ईपी ईपी लेफ्ट सी। आपने क्या देखा, आप डेफिनेशन जब अलग करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि कहीं ना कहीं सेंसेशन के अभाव के कारण ये समस्या सामने आ रही है। ऐसे बहुत सारी चीज देखने को मिल रही है जिसकी डेफिनेशन हम समझ नहीं पा रहे हैं और लोगों के पीछे भाग रहे हैं, है कि नहीं है। तो ये एंटी का मतलब विरोधी होता है, वो सब जानते हैं आप लोग। तो ये इस तरीके से इसका वर्किंग एरिया होता है, क्योंकि ब्रेन पे इसका वर्क बहुत अच्छा होता है। दूसरी तरफ, है कि नहीं, एंटी स्पाज्म, स्पाज्मोटिक, स्पाज्म मतलब ये मरोड़ मरोड़ वाली जो बात आती है, आप इसके साथ भी कंपेयर कर सकते हैं इसको। मरोड़ से रिलेटेड आप बहुत सारे ऐसे रोग होते हैं, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं कि सिर्फ पेट में ही मरोड़ होती है। माइग्रेन क्या है बताइए, है कि नहीं है। माइग्रेन में भी तो स्ट्रेस के साथ या स्पाज्म के साथ पेन होता है। दूसरी तरफ डिसमेनोरिया एक वर्ड होता है, डिसमेनोरिया, जिस रोग के सामने डिस जैसा शब्द लिखा होता है निश्चित रूप से वो प्लस स्पाज्मोटिक होता है, चाहे वो डिसमेनोरिया हो, चाहे डिस्पेप्सिया हो, चाहे कुछ भी हो, है कि नहीं। तो यहां से सामने आता है। तो ये जो डिस जो शब्द लिखा होता है ये प्लस स्पाज्म देखने को मिलेगा। तो ये कहने का मतलब क्या है, ये सारा सारा एरिया जो रहता है वो कहीं ना कहीं S1 के घेरे में आता है। इसके अलावा बहुत सारी ऐसी मेडिसिन है जो इसके घेरे में आती है, लेकिन फिलहाल हम S1 को देख रहे हैं। तो ये देखने को मिलता है एंटी स्पाज्मोटिक, जहां भी स्पाज्म का मरोड़ होगा, चाहे वो नर्वाइन स्ट्रेस हो, चाहे वो इसके अलावा मतलब स्पाज्म हो, चाहे वो स्मॉल इंटेस्टाइन का स्पाज्म हो, इसके अलावा दूसरे दूसरे जहां जहां आप देखोगे कि स्पाज्म जहां जहां, अब बोलते हैं ना एक रोग होता है इसको बोलते हैं अंगों का फड़कन होना, फड़कना, सॉरी, अंगों का फड़कना एक रोग होता है, वो नेगेटिव डिसीज है बॉडी में। तो ऐसे समय में आप देखोगे कि ऐसे जो रोग होता है, कई लोग बोलते हैं ना मेरी आंख फड़क रही है, ये डायलॉग है, वाला डायलॉग नहीं है, रियल रियलिटी है। कई लोग क्या बोलते हैं मेरा अंग अंग फड़क रहा है। यहाँ कोई अगर मान लीजिए कोई हिंदी साहित्य वाला होता है तो क्या होता है, अंग फड़कना, वहां फड़क रही है, तलवार उठाने की इच्छा हो रही है। तो ये एक अभी तक डायलॉग बन के रह गया है, लेकिन कहीं ना कहीं इसमें रियलिटी देखने को मिल रही है। ये होता है अंगों का फड़कना, तो ये होता है बाहों का फड़कना, वो चमक उठी संतावन वाली बात आ जाती है। तो ये यहां से पता चलता है हमको। तो ये अंगों के फड़कन में कहीं ना कहीं नेगेटिविटी जैसे बॉडी में नेचर पाए जाते हैं, ऑब्स्ट्रक्शन जैसे नेचर पाए जाते हैं। और ये जो रहती है हीटेड क्रिएट करने वाली, क्योंकि जब तक बॉडी में रस नहीं निकलेगा तब तक वो डायलेट नहीं होगा, स्पाज्म दूर नहीं होगा,
है कि नहीं? किसी भी अंग को सॉफ्ट बनाना, किसी भी अंग में को रेगुलेट करना, या किसी भी अंग में को न्यूट्रिशन देने का काम रस के माध्यम से आप हो रहा है। भले ही इसमें एनर्जी के रूप में वो ब्लड हार्मोन निभा रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं आपको देखने को मिलेगा ये। तो इसलिए भी इसमें ये डायरेक्ट रस पे काम कर रही है, इसलिए भी ये निभा रही है। मतलब कितना बड़ा बड़ा गणित है ये, हालांकि बड़ी रेमेडी है। आज इसको कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे, हमारे पास 10 मिनट और है। इसके अलावा बहुत सारे प्रॉपर्टीज में पाई जाती है, जैसे कि बता रहा हूं मैं, एंटी एंटीडोट। डोट डोट का मतलब ये होता है कि अगर मान लीजिए किसी प्रकार की कोई बॉडी में विपरीत क्रिया होने लगे, है ना, विपरीत क्रिया होने लगे, और यदि मान लीजिए आपने कुछ खा लिया है, या आपको कुछ मेडिसिन के रूप में अगर मान लीजिए कि आपने कुछ खा लिया है, तो रिलेटेड ये मेडिसिन को देने से अब क्या होता है, उसके जो गलत असर जो होते हैं वो समाप्त हो जाते हैं। तो ये इसमें एंटीडोट वाले गुण पाए जाते हैं। दूसरी तरफ एंटीडोट आज हर जगह काम आता है। आप देखेंगे कि ऐसे पुराने पुराने जो प्रैक्टिशनर हैं, आज उन्होंने अपना एक रिसर्च के माध्यम से, रिसर्च नहीं कहूंगा मैं, कई लोगों को जब उन्होंने दिया मेडिसिन, उनका पर्सनल कॉम्बिनेशन चल रहा है, तो उस मेडिसिन के माध्यम से वो एंटीडोट के नाम से आज उपयोग कर रहे हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं, बहुत सारे प्रैक्टिशनर ऐसे हैं, और हर प्रैक्टिशनर को दे रहे हैं, क्योंकि बॉडी आज किसी न किसी चीज का एग्रावेशन कर रही है, एग्रावेट कर रही है बॉडी। आप पानी अशुद्ध पी रहे हैं, आप भोजन अशुद्ध ले रहे हैं, बॉडी में वो सिस्टम रेगुलेट कर रही है कि नहीं? आज गैस गैस टेबल ज्यादा हो रही है, कहीं खाना ठीक से नहीं पच रहा है, ये जो कॉम्प्लिकेशन कहाँ से आ रहे हैं? आप उसको रोग नहीं समझ रहे हैं, लेकिन ये कॉम्प्लिकेशन से कहाँ से आ रहे हैं भाई? आप नहीं समझ पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि आप आराम लाइफ चाहते हैं, टेंशन नहीं चाहते। तो ये छोटी छोटी चीज जहाँ इग्नोर करना शुरू कर देते हैं, तो रोग धीरे धीरे करके इंक्लूड होने लगते हैं। इसलिए बाद में पता चलता है कि अरे मेरे को डायबिटीज हो गई, ऐसा पता चलता है। तो ये यहाँ से पता चलता है कि ये कहीं ना कहीं हमने कुछ ना कुछ गलत लिया है। और ये मेडिसिन क्या होती है कि ऐसे जितने भी जो इम्प्योरिटी फैलाने वाले, ब्लड या लिम्फ इम्प्योरिटी फैलाने वाले जो टॉक्सिक मटेरियल जो होती हैं, उसको आसानी से दूर निकालती है, और एंटीडोट के जैसा काम करती है, एंटी टॉक्सिक। एंटी टॉक्सिक ये एंटीडोट है। और यहाँ एंटी टॉक्सिक का मतलब क्या होता है? एंटी टॉक्सिक मतलब बॉडी में पॉइजन की प्रेजेंटेशन। अब ये पॉइजन किसी भी रूप में हो सकता है, ज्यादा खाना भी पॉइजन के रूप में आता है, ज्यादा खाना भी बॉडी पॉइजनस समझ लेती है। तो अगर मान लीजिए बॉडी में पॉइजनस डायरेक्ट इनडायरेक्ट कहीं से भी अगर मान लो मिला हो, तब ये मेडिसिन क्या करती है, शरीर को क्या करती है, फंक्शन को इंक्रीज करने लगती है, और टॉक्सिक को बाहर निकालने लगती है, चाहे वो यूरिन के माध्यम से हो, स्टूल के माध्यम से हो, स्वेट के माध्यम से हो, वोमिट के माध्यम से हो, सिक्रीजन के माध्यम से हो, एक्स वाई जेड जो भी आप समझ सकते हैं, ये संभव होता है, ये हमने किया है ना। दूसरी तरफ एंटी, क्या बोलते हैं उसको, अच्छा एंटी टॉक्स, ये क्या बोलते हैं, नशा छुड़ाने वाला जो बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं उसको, एंटी एडिशन वाला, है कि नहीं है? तो ये अल्कोहल जो रहता है, अल्कोहल को छुड़ाने में भी काफी अच्छी रोल निभाती है। जो ये जो दो नेचर जो रहते हैं प्राइमरी वर्क करते देखा गया है। तो ये इतने सारे जो नेचर होते हैं इसमें सामने आने लगते हैं। ज्यादातर इसका जो वर्किंग एरिया होता है मिड ब्रेन पे, काफी अच्छा वर्क देखा गया है। इसके अलावा इसको देने से क्या होता है, ब्लड की जो वेसल्स रहती है वो डायलेट होकर खुलने लगती है। ऐसे बहुत सारे नेचर पाए जाते हैं। तो ये सारे सारे मेडिसिनल प्रॉपर्टी है। मैंने ओनली 20% मेडिसिनल प्रॉपर्टी को ही यहाँ शो किया है, क्योंकि बहुत बड़ी मेडिसिन है। और अगर मान लीजिए, बाकी तो आपको बहुत अच्छे से पता ही है, आने वाले समय में इसको और अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। आप बने रहिए लाइन में, इसको मैं मिटा दे रहा हूँ। ये सारे सारे नेचर है इसमें। दूसरी तरफ भोजन के साथ मिलती है, ये भोजन के साथ डाइजेस्टिव नेचर दर्शाती है। डाइजेस्टिव नेचर दर्शाने से बहुत अच्छे से पता है कि भाई वो खाना ठीक से पचेगा, स्टूल ठीक से बनेगा। लेकिन इसमें एक मीडिएटर जो पार्ट होता है कि भाई उस भोजन में कुछ ऐसे पार्टिकल भी पाए जाते हैं जो अगर बाहर नहीं निकल पाए, क्योंकि बॉडी क्या करती है, कुछ ऐसे मिनरल्स के पार्ट होते हैं जिसको अपना समझने लगती है, और एज इट इज बाहर निकालने के लिए कुछ और रास्ता खोजने लगती है। जैसे कि यूरिक एसिड है, वो बाहर निकलना जरूरी है, उसको किसी दूसरे माध्यम से निकालती है। इसी प्रकार से आप बहुत सारी ऐसी चीज देखेंगे जिसको दूसरे दूसरे माध्यम से निकालना पड़ता है। तो ये जो अपोजिट यहाँ से जो टरबाइन जो पाया जाता है, सिग्नल जब चेंज हो जाता है यहाँ से, तो आप देखेंगे कि कुछ का कुछ बन रहा है यहाँ पे। तो ऐसे मटेरियल जो रहते हैं वो बॉडी में कहीं ना कहीं, अगर मान लीजिए बॉडी ने नहीं निकाला, तो निश्चित रूप से रोग पैदा करेंगे।
निश्चित रूप से पैदा करेंगे। और अगर मान लीजिए वो अगर ब्लड में मिल गया तो ब्लड में तो मिलना ही मिलना है उसको, क्योंकि ब्लड के माध्यम से ही वात के रोग पैदा हो रहा है। ऐसे इसके अलावा भी है, बहुत सारे कारक पाए जाते हैं, वो अलग मैटर है। लेकिन अगर हम ब्लड और लिम्फ की डेफिनेशन पढ़े तो कहीं ना कहीं इस तरीके से देखने को मिल रही है। तो आप क्या बोल रहे हैं कि अगर वो नहीं, अगर वो बाहर नहीं निकले, यूरिक एसिड है, यूरिया है, और इसके अलावा जितने भी जो फॉल्स जो मिनरल्स होते हैं, बैड मिनरल्स जो होते हैं मेटाबॉलिक के तरह के दौरान जो तैयार होते हैं, अगर वो बाहर नहीं निकले तो वो क्या करते हैं, ब्लड के माध्यम से वो डायरेक्ट पूरे बॉडी में फैलने लगते हैं। और चूंकि मिनरल सपोर्टर रहते हैं, मिनरल के टॉक्सिक रहते हैं, मिनरल के बैड बैड मिनरल्स होते हैं, तो ज्यादातर उसका एरिया किसी ऐसे एरिया पे जाके रुकना हो जाता है जो उसको सपोर्ट कर रहा होता है, जैसे कि जॉइंट्स है कि नहीं है, बोन का एरिया है, या कार्टिलेजस एरिया शायद हो सकता है कि नहीं है, मसल्स के डीप वाला एरिया हो गया, तो ये उस एरिया पे संचित होना शुरू हो जाते हैं जहाँ उनको जमा होने लगते हैं। आपने देखा होगा बहुत सारे चीज रहते हैं वो किसी किसी के आपने देखा होगा कि कोई रोग हो गया और मसल जो रहती है स्ट्रेस हो जाती है। तो ऐसे समय में बहुत सारी ऐसी चीज देखने को मिल जाता है जो शायद हमने कल्पना भी नहीं की होगी। तो ज्यादातर एरिया मिनरल सपोर्टर वाले पार्ट में ऐसे सब्सटेंस जमा होते देखे गए। और यहाँ से जब वो वात वाले रोग जब पैदा होते हैं तो निश्चित रूप से कुछ कॉम्प्लिकेशन के रूप में सामने आने लगते हैं और सेकेंडरी रोग पैदा करने लगते हैं, जिसका इलाज हम करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। हाँ, प्राइमरी नेचर तक तो समझ में आ गया, लेकिन ये सेकेंडरी नेचर जब सामने आ जाता है तो रोग जल्दी ठीक नहीं हो पाते हैं। और यही कारण है कि कई व्यक्तियों में आर्थराइटिस का, गाउट का, इसका ट्रीटमेंट नहीं है। और यही कारण है क्योंकि प्राइमरी चीज को सपोर्ट नहीं करती, भोजन को सपोर्ट नहीं कर रही है। दूसरी पैथी की मेडिसिन, एलोपैथी की मेडिसिन भोजन को सपोर्ट नहीं कर रही है, वो भोजन में पाए जाने वाले जो सब्सटेंस है उसकी मेडिसिन उसको उसके काम कर रही है। तो बॉडी का जो काम है वो प्राइमरी पे नेचर के सामने कर रही है, और इसलिए वो ज्यादातर देखा होगा आपने ऐसे रोग को दूर नहीं कर पा रही है। अगर मान लीजिए सेल में सपोरेटिव नेचर आ रहा है, उस सपोरेटिव नेचर को वो फिर से भरने में आज पूरी तरह सफल नहीं हो पा रही है कि नहीं, आखिरी में जाके वो कैंसरस कंडीशन में आ रहा है। तो ऐसे बहुत सारी चीज देखने को मिल रही है। और आपने देखा है कि भाई ये लिम्फ सपोर्टर मेडिसिन है ना, इसलिए एंटी इन्फेक्शियस एक मोस्ट कॉमन मेडिसिनल प्रॉपर्टी है, एंटी इन्फेक्शियस है ना, एंटी एंटी इन्फेक्टिव भी कह सकते हैं, इन्फेक्शियस भी कह सकते हैं। इन्फेक्शन का अर्थ इन इन्फेक्शन का अर्थ सीधी सी बात सामने आती है, वो सूक्ष्म जीवों या गलत गलत नेचर से होता है जो इन्वायरमेंटल फैक्टर से बॉडी में इंटर करे, और बॉडी में इंटर करने के बाद फिर वो कुछ अलग टाइप के रोग पैदा करे। बाहर से आने वाले मटेरियल हो सकते हैं, हाथ के माध्यम से फैल सकता है, हम एयर के माध्यम से फैल रहा था, कुछ ड्रॉपलेट इन्फेक्शन होते हैं, कुछ डायरेक्ट इन्फेक्शन होते हैं, कुछ इनडायरेक्टली इन्फेक्शन होते हैं। ऐसे बहुत सारे इन्फेक्शन पाए जाते हैं जो इस तरीके से देखने को मिलते हैं। कुछ भोजन के माध्यम से भी हमको मिल जाता है, जो शायद भोजन के नेचर के साथ जब वो सेट हो जाता है उसमें वो पूरी तरह डिस्ट्रॉय नहीं हो पाता है, तो इस तरीके से हमारे बॉडी में मिल जाता है। और बोटुलिन जैसी समस्या, टाइफाइड जैसी समस्या, ऐसी बड़ी बड़ी समस्या, कॉलेरा जैसी समस्या, मेजर मेजर इन्फेक्शन जो रहते हैं वो बॉडी में मिलने लगते हैं, जो एक कॉमन देखे गए हैं और जानलेवा होते हैं। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है ना, अगर ध्यान ना दिया जाए तो निश्चित रूप से जानलेवा होते हैं। बेस्ट एंटी इन्फ्लामेटरी होती है। बेस्ट एंटी इन्फ्लामेटरी होती है, प्राइमरी और फर्स्ट चॉइस रहती है, फर्स्ट चॉइस। कभी भी आपने देखा होगा कि भाई सूजन हो गई, इन्फ्लामेटरी के ज्यादातर लोग सूजन से रिलेटेड समझते हैं, सूजन। आपने देखा, हालांकि ज्यादा लंबा हो जाएगा, मैं बाद में बताऊंगा इस चीज पर, है ना। तो ये एंटी इन्फ्लामेटरी भी होती है, एंटी इन्फेक्शियस भी होती है। इस तरीके से आप देखते हैं कि बॉडी में ये बूस्ट का काम करती है। और निश्चित रूप से इसमें एक बहुत टॉप का गुण पाया जाता है जिसको बोलते हैं प्रोफाइलेटिक। प्रोफाइलेटिक की जो डेफिनेशन सामने आती है वो है सुरक्षा देने वाली। सुरक्षा देने वाली, प्रोटेक्शन के लिए देखने को मिलता है, बॉडी को प्रोटेक्ट करती है। ये नेचर बहुत ही कम मेडिसिन में देखने को मिल रहा है। और आज ऐसे गुण आज हमारे पास देखने को मिल रहे हैं, ये हमारे लिए तो
ये मान के देखिए कि हमारे पास क्या नहीं है, बताइए। ऐसे ऐसे नेचर हमारे पास पाए जाते हैं। इसके अलावा बहुत सारे नेचर है, एंटीसाइटिक नेचर है कि नहीं, एंटी गाउटी नेचर पाया जाता है। एंटी इंफ्लामेटरी में आप प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों आ जाते हैं। एंटी आर्थराइटिक गुण पाया जाता है, एंटी गाउटी है ना, एंटी न्यूरोलॉजिक मेडिसिन में पाया जाता है। एंटी माइग्रेन है जो स्पाज्म स्ट्रेस से रिलेटेड हो सकता है, इसलिए मैंने शॉर्ट फॉर्म में बताया आपको। इससे रिलेटेड एंटी हिस्टेरिक हिस्टेरिक आप समझ सकते हैं, जब आप इस उच्चारण करेंगे तब समझ में आएगा। हिस्टीरिया से रिलेटेड है और रिलेटेड। अब हिस्टीरिया में गायनी प्रॉब्लम ज्यादा देखने को मिलती है, एमसी प्रॉब्लम सपोर्टर करता है और हार्मोनल सपोर्टर होता है। तो फीमेल की बॉडी हार्मोनल रहती है ना, ज्यादातर हार्मोनल बॉडी रहती है। तो इन तीनों फैक्टर को S1 डायरेक्ट सपोर्ट करने लगती है, और यही कारण है कि इस मेडिसिन का इस्तेमाल हार्मोनल सपोर्टर के लिए दिया जाता है। देखिए, हार्मोनल मेडिसिन नहीं है, हार्मोनल मेडिसिन नहीं है, कोई भी मेडिसिन हार्मोनल नहीं होती है, हार्मोन्स को सपोर्ट करने वाली होती है। इसका थोड़ा ध्यान देंगे। कई लोग बोलते हैं ना कि सर हमको एंटी इन्फेक्शिव मेडिसिन चाहिए। नो, ये प्रोफाइलेटिक के रूप में एंटी इन्फेक्शियस बन रही है, एंटी इन्फ्लामेटरी बन रही है। आप लोग अगर कल आपसे अगर कोई पूछे कि मेरे को इंटेस्टाइन की मेडिसिन चाहिए, तो आप पूछेंगे इंटेस्टाइन में क्या हुआ, तो बोलेगा नहीं डिसेंट्री हो गया, है ना, डिसेंट्री हो गया। और आपकी डेफिनेशन के हिसाब से डिसेंट्री दो अलग अलग टाइप से हो रही है ना, एमीबिक हो रही है और एक और है कि नहीं। तो कहने का मतलब क्या हो रहा है कि आप इस तरीके से ना सोच करके आप इंटेस्टाइन को टारगेट करेंगे। तो इंटेस्टाइन में जब भी डिसेंट्री होगी तो लार्ज इंटेस्टाइन सपोर्ट नहीं करेगा, उसमें स्मॉल इंटेस्टाइन सपोर्ट कर रहा है, जिसका एग्रावेशन लार्ज इंटेस्टाइन में देखने को मिल रहा है। तो आप अगर स्मॉल इंटेस्टाइन को सपोर्ट कर रहे हैं तो स्मॉल इंटेस्टाइन के लायक मेडिसिन आपको पता होनी चाहिए कि कौन सी मेडिसिन स्मॉल इंटेस्टाइन में प्राइमरी वर्क करेगी। लेकिन अगर मान लो एमीबा का इन्फेक्शन है वहां पे, तो आप एमीबा को ध्यान नहीं देंगे, है कि नहीं है। वहां पे प्रोफाइलेटिक लाइक नेचर करे ऐसी मेडिसिन का इस्तेमाल करेंगे। वर्वन प्राइमरी सपोर्टर फर्स्ट रेमेडी होती है, और यही कारण है कि ज्यादातर सिंगल वर्वन से काम हो जाते हैं। तो कहने का मतलब क्या है कि ये जो शब्द आता है, ये जो शब्द आए हैं, ये किसी एंटीबायोटिक से रिलेटेड नहीं है। बायोटिक, बायो एंटीबायोटिक मतलब बायो से रिलेटेड नहीं है ये, मतलब किसी सेल को के खिलाफ वर्क नहीं कर रही है ना, बल्कि सेल को सपोर्ट कर रही है। ये इन्वायरमेंटल फैक्टर से, इन्फेक्शियस फैक्टर से या इन्फ्लेमेटरी फैक्टर से जो किसी डिसीज की स्टेज हो सकती है, ये डिसीज की स्टेज है ना भाई, इस तरीके से देखी जाती है। तो ये S1 का नेचर यहाँ पर देखने को मिलता है कि नहीं। तो कहने का मतलब क्या है कि ऐसे बहुत सारे नेचर इसमें पाए जाते हैं, गुण पाए जाते हैं। नशा छुड़ाने की काफी अच्छी मेडिसिन होती है। इसके अलावा और बहुत सारी रेमेडी, इसमें बहुत सारे प्रॉपर्टीज सामने आती है जो शायद आप समझ सकते हैं। एंटी इन्फेक्शियस में बहुत सारी आ जाएगी, इन्फ्लामेटरी में बहुत सारी सामने आ जाएगी, तो ये देखने को मिलती है कि नहीं। इसके अलावा भूख बढ़ाने वाली अच्छी रेमेडीज को आप लिख सकते हैं। तो ये सारा जो S1 के घेरे में आता है कि नहीं। ऐसे बहुत सारे नेचर और भी देखने को आपको मिलेंगे, है कि नहीं है। अब देखिए, अब जैसे कि मान लीजिए आपको सलाइवा का देना है, सलाइवा के लिए देनी है, S1 ग्लोबल में दीजिए, है कि नहीं। D4 D3 D5 तीनों चलेगा, है ना, जो भी आपको दे। इसके अलावा अगर स्टमक में देना है, सिंगल सिंगल रेमेडी है, आप S1 दीजिए, है कि नहीं। आप ज्यादा सेकेंड डाइल्यूशन मेम्ब्रेन में देना है, अगर मान लीजिए म्यूकस मेम्ब्रेन पे देना है, जैसे माउथ की मेम्ब्रेन है, स्मॉल इंटेस्टाइन की अगर कोई मेम्ब्रेन है, तो इसको आप सेकंड डाइल्यूशन या फिफ्थ डाइल्यूशन, ये सॉरी या थर्ड डाइल्यूशन दीजिए, है कि नहीं है। इस तरीके से अगर मान लीजिए एंटीडोट के रूप में देना है, एंटीडोट, अब आपको समझ में आना चाहिए एंटीडोट क्या होना चाहिए ना। एंटीडोट के रूप में देना है तो आपको पता चलना चाहिए कि जो भी किसी प्रकार की कोई मेडिसिन है उसकी तीव्रता क्या होगी, उसका बॉडी में इंटर कहां तक हुआ होगा, इसको समझकर ही एंटीडोट का सिलेक्शन करेंगे। ज्यादातर इसका जो प्राइमरी जो वर्क देखा गया है D4 में बहुत अच्छा देखने को मिलता है। D4 की मेडिसिन डायरेक्ट आप डाल करके एक गिलास पानी में घोल करके शिप बाय शिप करके पिलाएंगे, है कि नहीं है, आपको असर देखने को मिल जाता है। इसके साथ साथ आप वर्बन आप उसकी सपोर्ट कर सकते हैं, बहुत बेहतरीन वर्क देखने को मिलता है। अगर मान लीजिए अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं ये रिलेटेड बिलियस से रिलेटेड हो सकता है, तो आप S1 की जगह S5 सिलेक्ट कर सकते हैं। ये आपकी डायग्नोसिस के ऊपर डिपेंड करता है।
ठीक है कि नहीं? ऐसे बहुत सारे मैटर सामने आएंगे, आपको पता चल जाएगा। क्योंकि समय कम है हमारे पास, फर्स्ट रेमेडी है, इसको थोड़ा डिटेल करना बहुत ज्यादा जरूरी हो गया है। और अगर आगे जो मेडिसिन रहेगी वो छोटी छोटी रेमेडी रहेगी, ज्यादा बड़ी मेडिसिन नहीं रहेगी, ठीक है नहीं? इसके अलावा इंटेस्टाइन है कि नहीं? इंटेस्टाइन में जो उपयोग होती है, मैं इसके डायल्यूशन बता देता हूँ, ठीक है कि नहीं? डायल्यूशन, सबसे पहले ग्लोबिल, ग्लोबिल, है ना, भूख बढ़ाने के लिए, है कि नहीं? भूख बढ़ाने के लिए, डाइजेशन कंप्लीट करने के लिए, मेटाबॉलिक कंप्लीट करने के लिए, है कि नहीं? मेटाबॉलिक के लिए, डाइजेशन के लिए, है ना, भूख बढ़ाने के लिए। एनोरेक्सिया एक शब्द होता है जिसमें नींद नहीं आती, उस समय भी आप दे सकते हैं, सॉरी, एनोरेक्सिया, इसको भूख बढ़ाना कहते हैं, भूख की कमी बोलते हैं। ऐसे समय में दे सकते हैं, है कि नहीं है? इसके अलावा जूस, सलाइवा, गैस्ट्रिक जूस के लिए, गैस्ट्रिक, ऐसे बहुत सारे इसमें देखने को मिला ग्लोबल फॉर्म में। ये ग्लोबल फॉर्म जब भी आप देंगे तो निश्चित रूप से D4 फॉर्म में दीजिए, आपके बच्चे में काफी अच्छा रिजल्ट मिलता है। जो प्राइमरी जो नेचर होते हैं उसके लिए काफी अच्छा काम करती है, ठीक है कि नहीं? डाइल्यूशन, डाइल्यूशन, ज्यादातर इसकी डाइल्यूशन जाने की जरूरत पड़ती है। तीसरे डायरेक्शन में काफी अच्छा रोल होता है। इसके अलावा तीसरे से अगर आगे आप जाते हैं तो निश्चित रूप से वो लिम्फ से होती हुई फिर वो ब्लड में चल देती है कि नहीं? यहाँ लिम्फ प्रधान होता है, ये लिम्फ प्रधान मेडिसिन है। आप प्रधान का मतलब समझ सकते हैं, स्पेसिफिक के रूप में हम जिसको कह रहे हैं, तो उस माध्यम से जैसे ही वो लिम्फ जब लिम्फ के माध्यम से अगर मान लीजिए लिम्फ की इम्प्योरिटी हुई है, तो अगर ऐसा सामने आता है कभी, आप देखेंगे मेटास्टेसिस, लिम्फेटिक ग्लैंड्स का इन्फ्लामेशन कंडीशन, सपोरेटिव कंडीशन, इस सब में आपने देखा होगा। ऐसे समय में डायरेक्ट वो लिम्फ के माध्यम से फिर ब्लड तक पहुंच जाती है। तो इसका मतलब साफ है कि ये मेडिसिन निश्चित रूप से अब प्राइमरी नेचर नहीं होगा, इसको आगे जाके नेगेटिव फॉर्म में देना पड़ेगा। तो ये कुछ बातें आपको समझनी पड़ेगी। फर्स्ट डायल्यूशन जो होता है, वो फर्स्ट डायल्यूशन जो रहेगा, ये सारी जगह काम आएगा, है कि इम्यूनिटी बूस्ट होगा, इम्यूनिटी बूस्ट करने में, है कि नहीं? इसके अलावा एनोरेक्सिया में, नहीं तो ये सारी जगह काम आएगा, है कि नहीं? ये सारी चीज काम आएगा। ग्लैंड स्वेलिंग में, स्वेलिंग में काम आएगा। इसी प्रकार से वेस्ट बाहर निकालने में, वेस्ट बाहर निकालने में, अपशिष्ट पदार्थ का जिसको बोलते हैं। इसके अलावा डाइजेशन में, डाइजेशन जिसको हम कह रहे हैं इस तरीके से, यूरिन लाने में, ये सारा सारा इस तरीके से काम है। स्वेट अगर मान लो पसीना नहीं आ रहा है उस कंडीशन में, लेकिन इस तरीके से ये सारी जगह काम आएंगे। जहां पे फंक्शन कम पड़ गए हैं, ऐसे समय में S1 का अगर क्राइटेरिया सामने आता है तो वो निश्चित रूप से वहां का फंक्शन बढ़ा करके एक्सेसिव सेटिंग लाने लगती है, यूरिन ज्यादा लाने लगती है, वेस्ट बाहर निकालने लगती है, टॉक्सिक के रूप में स्टूल बाहर निकालने लगती है। ये सारी चीज देखी गई है। अगर मान लीजिए आपको लगता है कि नहीं, रोगों से डर हो रहा है, हाइपोकॉन्ड्रियासिस की अगर मान लीजिए स्थिति सामने आ रही है, आप इसकी ग्लोबल कंटिन्यू दीजिए दिन में 2 बार, तो क्या होगा कि इम्यूनिटी बूस्ट करेगी, वो इम्यूनिटी बूस्ट करेगी। तो इस तरीके से प्राइमरी वर्क के लिए आप इसको बहुत अच्छे से उपयोग करवा सकते हैं। सेकंड डायल्यूशन ज्यादातर एंटी इन्फेक्शियस नेचर दर्शाता है और सेलुलर नेचर पे सेकेंडरी वर्क देखने को मिलता है। मतलब ये कि ये जब सेकंड डायल्यूशन में आप आते हैं तो ज्यादातर लोगों से लड़ने की कैपेसिटी तो यहाँ तक बढ़ाई रही थी, लेकिन अब सेल में पाए जाने वाला सिक्रीजन जो होता है उसको भी प्रिफायर करने लगती है। ज्यादातर ये सेकंड लेयर पे इसका वर्क बहुत अच्छे से देखने को मिलता है। ज्यादातर सुपरफिशियल पार्ट में सेकंड लेयर पे ज्यादातर इंप्योरिटी पाई जाती है। तो उस सारे एरिया को, चूंकि हिटेड एरिया होता है, तो ऐसे समय में क्या रहता है कि उस एरिया में इम्प्योरिटी बहुत ज्यादा पाई जा रही है, एक्सेसिव सेटिंग हो रही है, ज्यादातर स्किन डिसीज देखने को मिल रहे हैं, ज्यादातर ग्लैंडुलर नेचर इसमें सामने आने लगता है। ग्लैंडुलर जो रोग सामने आते हैं, मेरी स्पेलिंग पे ध्यान मत दीजिएगा, आप मेरे शब्दों पे ध्यान दीजिएगा। ग्लैंडुलर जो नेचर होते हैं वो इसमें सामने आने लगता है। ग्लैंड्स में पाए जाने वाले जो स्ट्रेस होते हैं
उसको दूर करने लगता है, नॉर्मल बनाने लगता है। ज्यादातर आपने देखा होगा कि भाई आप MRI CT स्कैन सॉरी सो USG वगैरह करवाते हैं तो पता चलता है कि भाई कोई ऐसा अंग है जो कड़क हो रहा है ना, RIF जैसी समस्या सामने आ रही है। आप सेकंड डायल्यूशन से शुरू करेंगे इसका, है कि नहीं, आप इस्तेमाल करके देखिए रिजल्ट मिल जाएगा, है कि नहीं। तो ये कुछ चीजें सामने आती है, मतलब ग्लैंडुलर नेचर अगर वहाँ पूरी तरीके से देखने को मिले, अगर वो स्टेज में है, फंक्शन सही नहीं कर पा रहा है, तब आप सेकंड डायल्यूशन का उपयोग कीजिए, मस्त रिजल्ट मिलेगा आपको। और ज्यादातर सेकंड डायल्यूशन, किसी भी मेडिसिन का जो सेकंड डायल्यूशन होता है वो एंटी इंफ्लामेटरी होता है, इन्फेक्टिव होता है, एंटी इंफ्लामेटरी होता है। ये नेचर मोस्ट कॉमन पाए जाते हैं। और कहीं ना कहीं एंटी इंफ्लामेटरी नेचर आपने देखा होगा, आप D5 में आप स्प्रे कराते हैं, फार्मेसी वाले डेसिमल 2 में पेटेंट मेडिसिन एक्सटर्नल एप्लीकेशन बनाते हैं। निश्चित रूप से सेलेक्टेड जो चीजें होती है, वास्तव में सेकंड डायल्यूशन एक न्यूट्रल मेडिसिन के रूप में सामने आता है, और इसलिए ये दो नेचर बहुत ही ज्यादा मायने रखते हैं, है कि नहीं। ठीक है कि नहीं, ये देखने को मिलता है। बॉडी की जो गर्मी रहती है उसको रेगुलेट करने में, शांत और ठंडा पसीना लाने में इसका बहुत अच्छा रोल देखने को मिलता है। तीसरा डायल्यूशन जो होता है, और दूसरी बात क्या है कि ज्यादातर इसका जो कुछ भी ग्लैंडुलर नेचर सामने आता है तो इंडोक्राइन ग्लैंड पे डायरेक्ट असर देखने को नहीं मिलता है, जबकि डाइजेस्टिव ग्लैंड पे इसका डायरेक्ट असर देखने को मिलता है कि नहीं। जैसे पार्ट, अगर मान लीजिए कोई मेम्ब्रेनियस वाला पार्ट होता है, अगर सिकुड़ रहा होता है, तो ऐसे समय में सेकंड डायल्यूशन काफी अच्छा वर्क देखने को मिलता है। अब आइए तीसरे डायल्यूशन में। तीसरा डायल्यूशन नर्वाइन सपोर्टर हो जाता है, जो पतली पतली डक्ट होती है, क्योंकि ये नेगेटिव माना जाता है, नेगेटिव नेचर वाला होता है, क्योंकि ये डाइल्यूशन जो होता है नेगेटिव नेचर वाला होता है। अब ये क्या होता है कि अब ये डायरेक्ट लिम्फ पे डायरेक्ट वर्क ना कर करके अब वो डक्ट पे जाने लगती है, सेलुलर लाइक नेचर देखने को मिलने लगता है। और यहाँ से जैसे ही सेलुलर लाइक नेचर देखने को मिले, आप समझ जाइए कि अब ये सीधा सीधा जाते जाते सेल के होते हुए फिर वो सेल पे आ जाती है, फिर जैसे सेल पे आती है तो फिर वो लिंक के बजाय फिर ब्लड पे जाने लगती है। ये इसका नेचर सामने आता है। तो यहाँ से जैसे ही वो ब्लड की तरफ जाने लगती है तो यहाँ से छूट जाती है। यहाँ तक आपने देखा कि भाई जितने भी एंटी स्पाज्मोटिक वाली कंडीशन सामने आती है, जैसे कि हिस्टीरिया है, एपिलेप्सी है, इसके अलावा डिसेंट्री है, इसके अलावा आप देखेंगे कि डिस्मेनोरिया आता है फीमेल में, इसके अलावा सेरिसाइटिस जो होता है वो भी टिथ स्पाज्म के साथ होता है। इसके अलावा बल्कि के रस में आपने देखा होगा हल्का स्पाज्म पाया जाता है इसमें फीमेल में। इसके अलावा आपने देखा होगा कि बच्चों में पेट में मरोड़ हो रहा है, ये वर्म शीलर की कोई प्रॉब्लम है। ये छोटे छोटे बड़े बड़े छोटी छोटी प्रॉब्लम बड़ी बन जाती है, यहाँ से देखने को मिल रहा है। दूसरी चीज क्या देखने को मिल रही है आपको कि यहाँ से जैसे आप ब्लड कनेक्टेड होते जाते हैं तो वहां से आपने देखा होगा कि मेडिसिन के बड़े बड़े नेचर सामने आते हैं। यहां से जैसे ही आप नेगेटिव जाते हैं तो फिर उसके जो नेचर, उसका जो, देखिए इसके बाद जैसे ही आप नेगेटिव जाएंगे तो एलर्जिक, एंटी एलर्जिक हो जाएगी, एंटी टॉक्सिक हो जाएगी, है कि नहीं। इसके अलावा नर्वाइन एंटी र्यूमेटिक हो जाएगी ये, है कि नहीं। इसके अलावा एंटीसाइटिक हो जाएगी। ये सारे सारे नेचर सामने आएंगे, एंटीडोट के रूप में आने लगेगी। एंटीडोट मतलब ये कि अगर मान लीजिए किसी रोग आपने कुछ ऐसा पॉइजन लिया, एंटी पॉइजनस जिसको हम कहते हैं, एंटी पॉइजनस जो नेचर सामने आता है, तो ये सारे सारे देखने को मिलता है। लेकिन आगे चल के फिर ये आगे जाके फिर हार्मोनल जैसी मेडिसिन बन जाती है। जैसे जैसे आप नेगेटिव 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 करते जाते हैं तो ये निश्चित रूप से इंडोक्राइन सपोर्टर हो जाती है। इंडोक्राइन सपोर्टर इस तरीके से आप देखते देखते जाते हैं। तो कहने का मतलब क्या है कि यहाँ मेडिसिन हम देख रहे हैं कि भाई हम लोग आज पूछते हैं कि भाई साइटिका में क्या दूं, एलर्जी में क्या दूं, S1 को कितने ड्रॉप दूं, कौन से डायल्यूशन में दूं, तो ये आज से छोड़ दीजिए। आप समझ जाइए कि आपको तीसरे से आगे जाना पड़ेगा और सेंसिटिविटी के आधार पर आपको सिलेक्टेड करना है। जितना पॉजिटिव दोगे उतनी प्रॉब्लम होगी, क्योंकि ये प्रॉब्लम कहीं भी हो सकती है। एलर्जी का मतलब बॉडी से किसी भी चीज से रिलेटेड हो सकती है। अरे भोजन तक को तो नहीं छोड़ा एलर्जी ने,
आप कोई भोजन लेते हैं और बॉडी शूट नहीं करती है, तो कहने का मतलब ये आप सोच समझ के देंगे, तो आप प्राइमरी तो नहीं दे सकते। ये छोटी छोटी चीजों को आप भूलेंगे नहीं, ध्यान देंगे। और जहां तक अभी बताया गया है, इसको बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे, भूलेंगे नहीं, क्योंकि ये मेडिसिन भूलने लायक नहीं है। अगर मान लीजिए आप इसको भूल जाएंगे तो समझ जाइए कि आपने मेहनत नहीं की। अभी आपको मेहनत करना पड़ेगा और अच्छे से। कल, आज हम इतनी खत्म करते हैं, और कल हम S2 लेके चलेंगे। S2 लेने के पहले हम क्या करेंगे कि कुछ, जैसे कि हमने बताया कि भाई S1 के कुछ खास खास जगह जो उपयोग होते हैं सिंगल सिंगल, वो मैं दो चार जगह और बता दूंगा, जैसे स्टमक में, इंटेस्टाइन में, है क्या नहीं है, गॉल ब्लैडर में, डाइजेशन के लिए, ये छोटी छोटी चीजें जहाँ बची हुई है, मैं आपको वहां पे लिख कर बता दूंगा। ओके दोस्तों, तो आज का ये टॉपिक है, काफी लंबा हो गया है ना, धीरू भाई नाराज हो रहे होंगे, तो हम क्या करेंगे, कल इसको छोटा से लेके चलते हैं, है क्या नहीं है। और कल हम S2 का फर्स्ट पार्ट लेके चलेंगे। ओके दोस्तों, थैंक यू। और जो भी क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है, वो क्वेश्चन आप ग्रुप में आप लिख देंगे, है ना, जिसका आंसर आपको मिल जाएगा। ओके दोस्तों।